Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in mass spectrometry. Today, our topic is fragmentation, rules for the assignment to fragments or fragment ions, the nitrogen rule, and interpretation of mass spectrum. In my previous lecture, I have briefly introduced you about mass spectrometry. हमने जो है वो डिटेल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिस्कस किया और हमने डिफ्रेंशिएट किया मास स्पेक्ट्रोमेट्री को फ्रॉम IR, UV एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. अब अगर आप जो है वो आयोनाइजेशन की बात करें, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीड एनर्जी. अगर आप जो है वो सपोज लेट्स स्टार्ट विथ फ्रैगमेंटेशन. फर्स्ट वी हैव अ मॉलिक्यूल और द मोस्ट कॉमन मेथड जिसमें हम इन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट से जो है वो आयोनाइजेशन जो है वो करते हैं. एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स ये जो है वो डिटरमिन करती है आयोनाइजेशन को और फ्रैगमेंटेशन को. फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इट नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और 15 और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. इट मीन्स इस मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है जिससे ये केटायन रेडिकल में कन्वर्ट होगा, आपको यहाँ जो है वो 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो चाहिए होती है. बट इन रूटीन प्रैक्टिस जब आप मास स्पेक्ट्रम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं इट इज़ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. सो इट मीन्स आपके पास जो 8 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो तो इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में जो है वो कन्वर्ट करेगी बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब लेकिन बट व्हेन वी यूज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी है वो इस मॉलिक्यूलर आयन को फिर फर्दर स्मॉलर आयंस में जो है वो कन्वर्ट करेगी, जिनको हम कहते हैं फ्रैगमेंट आयंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. मिसाल के तौर पे अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में जो है वो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट डिपेंड्स अपॉन HOMO. HOMO is highest occupied molecular orbitals. These highest occupied molecular orbitals, they may be sigma orbital or sigma star, which is antibonding molecular orbital, or we have pi orbital or pi star or antibonding molecular orbital, या आपके पास जो है वो non bonding. So it means nature of this HOMO, it determines the ionization potential or first ionization potential of this molecule, and the energy which is required to convert this molecule into molecular ion, it is in between 8 to 15 electron volt. But जैसा मैंने आपसे जो है वो कहा, in routine practice we used 70 electron volt energy. This excess energy it is used or utilized to convert this molecular ion into smaller fragments or fragment ions. ये आगे जो है वो further फ्रैगमेंटेशन में जो है वो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. अगर आप इसकी इक्वेशन लिखें, वी हैव मॉलिक्यूलर आयन, हाई एनर्जी आयन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बी अगर आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है तो वो एक फ्रैगमेंट आयन में कन्वर्ट होगा, आपके पास एक रेडिकल जो है वो रिमूव होगा. इट मीन्स जब कभी भी आपके पास कोई केटायन रेडिकल कन्वर्ट हो केटायन में, तो आपका जो रिमूवल पार्ट है वो ये जो रिमूविंग पार्ट है इट मस्ट बी अ रेडिकल. या आपके पास इफ वी हैव
cation radical and when it is cleaved into B another cation radical. तो जो रिमूविंग पार्ट आपका होगा वो होगा न्यूट्रल. So this is radical, it must be a radical and it is neutral. So this is the equation of fragmentation. अगर आप इसकी जो है वो इन फैक्टर्स को डिस्कस करें जो इस फ्रैगमेंटेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं या फ्रैगमेंटेशन जिन पे जो है वो डिपेंड करती है, देयर आर 4 फैक्टर्स विच डिटरमिन्स द फ्रैगमेंटेशन एंड दीज 4 फैक्टर्स आर types mean strength of the bond which are to be broken. जो फ्रैगमेंटेशन होनी है डिपेंड करता है कि किस बांड को आप जो है वो तोड़ रहे हैं. अगर वो बांड जो है वो वीकर है, स्ट्रॉन्गर है, इट मीन्स जो वीकर होगा वो इजीली जो है वो क्लीवेज उसकी होगी कि फ्रैगमेंटेशन आसानी से होगी, और जो स्ट्रॉन्गर बांड है उसकी डिफिकल्ट जो है वो फ्रैगमेंटेशन होगी, वो मुश्किल से जो है वो फ्रैगमेंट आयंस में कन्वर्ट होगा. द सेकंड फैक्टर विच कंट्रोल दिस फ्रैगमेंटेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस. ओके, जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयंस, या आपके पास जो रिमूविंग पार्ट है, रेडिकल निकल रहा है या न्यूट्रल निकल रहा है, उनकी कितनी स्टेबिलिटी है. द फ्रैगमेंटेशन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैगमेंट आयंस. द थर्ड फैक्टर विच कंट्रोल द फ्रैगमेंटेशन इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द ion or ions. So this is the most important one, the internal energy of the ion, molecular ion or fragment ion. अगर किसी ion की जो है वो internal energy ज़्यादा होगी then it easily converted into fragment ions, और अगर उसकी internal energy कम होगी then it has greater stability. And the fourth one is time interval between fragmentation and detection. ये जो आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, दो these are the most important which control the fragmentation, but this time this fourth one obviously ये उतना important नहीं है, but the time interval between fragmentation and detection, अगर आपके पास एक जो है वो आयन है वो फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसका जो टाइम है बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड जो है वो जब वो डिटेक्टर तक पहुंचता है, तो अगर वो कम है या वो ज़्यादा है तो इससे भी जो है वो ये भी अफेक्ट करेगा इस फ्रैगमेंटेशन को. अगर फ़र्ज़ करें वो बहुत कम है तो मे बी वो डिटेक्टर तक जो है वो ना पहुंच पाए, या अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो आयोनाइजेशन हो रही है वो जो टाइम इंटरवल है इट इज़ वेरी लार्ज, तो वो भी जो है वो अफेक्ट करेगी इस फ्रैगमेंटेशन को. फ़र्ज़ करें एक जो है वो फ्रैगमेंट आयन बना और ड्यूरिंग द फ्लाइट वो क्लीव कर गया, तो बना तो था वो आयोनाइजेशन में लेकिन वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा. सो टाइम इंटरवल इट आल्सो कंट्रोल द fragmentation. Again the internal energy and stability of the ions and strength of the bonds, the most important factors which control the fragmentation. If we draw a curve between number of ions versus internal energy, then we have इस तरह आपके पास सो here we have आपके पास दो तरह का जो है वो ये पार्ट्स हैं. एक को मैंने जो है वो अनशेडेड रखा है. अब ये जो है वो आयंस
विथ लो इंटरनल एनर्जी। यहां जो आयंस है उनकी इंटरनल एनर्जी बहुत कम है, तो इसलिए जो है वो यहां आपके पास नंबर ऑफ आयंस बहुत कम बनेंगे, फ्रेगमेंटेशन कम होगी। तो मोस्टली इस पार्ट में जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, यहां कुछ मॉलिक्यूलर आयंस विच हैव लो इंटरनल एनर्जी, दे रीच द डिटेक्टर। इन दिस वे यू कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयंस, एंड दीज these are internal energy is increased and number of ions, आप यहाँ जो है वो देख सकते हैं, number of ions is also increased. So the ions which have greater internal energy they are unstable, और वो फॉरन फ्रैगमेंट आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, फिर भी फ्रैगमेंटेशन जो है वो नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होगा। ये हम जब हम इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन देखेंगे वहाँ हम ये जो है वो डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपके पास सम टाइम जो है वो मॉलिक्यूलर आयन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो डिटेक्टर तक पहुँच नहीं पाता। सो दैट्स वाई दिस इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन इन सम फॉर सम मॉलिक्यूल्स इज नॉट सूटेबल to determine the molecular mass of that organic compound. So it means internal energy, it affects the fragmentation. Next is rules for assignment to fragments. अगर एक जनरल इक्वेशन आप लिखें, we have a molecular ion, cation radical, दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। here if we have a ion and N1, or we have B cation plus a radical 1, ओके। एंड दिस, अगर आप सेकेंडरी फ्रैगमेंटेशन जो है वो देखें, इट मे बी सी केटाइन प्लस रेडिकल 2, और वी हैव डी केटाइन प्लस न्यूट्रल 2। ये जनरल जो है वो इक्वेशन है, हमेशा आप याद रखें। जब कभी भी कोई मॉलिक्यूलर आयन जो है वो स्प्लिट होगा और आपके पास कोई केटाइन बनेगा, तो उससे जो रिमूविंग पार्ट है वो जरूर आपके पास एक रेडिकल होना चाहिए। सो दिस ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू इवन, तो आपके पास एक रेडिकल जो है वो एमिट होगा। और यहाँ आपके पास जो केटाइन रेडिकल है, जब कभी वो केटाइन रेडिकल में कन्वर्ट हो तो जो रिमूविंग पार्ट है वो इट मस्ट बी अ न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। और इसी तरह अगर ये केटाइन रेडिकल किसी केटाइन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से जो रिमूविंग पार्ट है वो रेडिकल होगा। ये दिस इज द, आप इसे कह सकते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन को, इस पैटर्न को जो है वो अपने जहन में रखें, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप फ्रैगमेंटेशन पैटर्न जो है वो ड्रा कर रहे होंगे तो आप इजीली इन रूल्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इनको जो है वो इलेबोरेट करें, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन, इट मस्ट बी फर्स्ट जो आपके पास रूल है, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां आपके पास जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला जो है वो ऐसा हो कि वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, सारे बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हों, तो इट मस्ट बी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपके पास इथीन है, जब कभी भी आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को जो है वो उनके ऊपर आप ये रिप्रेजेंटेशन देंगे चार्ज की, देन इट मस्ट बी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम विथ, ये आपके टाइम रेडिकल यहां जो है वो मेंशन करेंगे। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए इट मस्ट बी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब आप फ्रैगमेंटेशन पैटर्न ड्रा कर रहे होंगे। द सेकेंड इज, आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल था विच इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके।
So odd electron system minus one radical, it must be even electron system and is positively charged. Second is odd electron system minus वन एटम, या तो वहां से कोई एक एटम जो है वो आपने रिमूव किया हो या रेडिकल। जैसे कि आप फार्मूला लिखते हैं CH4, तो ये न्यूट्रल है, आप कोई चार्ज जो है वो शो नहीं करते। लेकिन अगर आप लिखेंगे CH3 तो यहाँ से एक एटम जो है वो कम है, तो फिर यहाँ आपको यहाँ एक चार्ज जो है वो देना होगा, बेशक आप केटाइन दें या कोई और चार्ज जो है दें। लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमीटर में आपके पास बिकॉज वी डिटेक्ट द पॉजिटिवली चार्ज एंड, तो यहाँ आप पॉजिटिव चार्ज जो है वो केटाइन जो है देंगे। सो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम माइनस वन एटम और रेडिकल, इट मस्ट बी इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मिसाल के तौर पे आपके पास है, उसी को किसी एग्जांपल को ले लें, वी हैव CO CH3, आप यहां से एक रेडिकल निकाल दें CH3, ये था हमारे पास न्यूट्रल ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपने यहां से एक रेडिकल जो है वो रिमूव किया, देन यू हैव this CO positive. Okay, so this is even electron system. ठीक है, जो थर्ड आपके पास, इन्हीं तीन रूल्स को अगर आप जो है वो अपने जहन में रखेंगे, देन यू कैन इजीली ड्रा द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न विद एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज चार्जेस। द थर्ड रूल इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम माइनस अ न्यूट्रल स्पीशी। अब न्यूट्रल स्पीशी आपके पास जो है, दैट न्यूट्रल स्पीशी इज एक्चुअली इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देन इट मस्ट बी आपके पास, इट मस्ट बी अगेन वी हैव ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वो जो आपके पास फ्रेगमेंट होगा, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बेंजीन, आपके पास बेंजीन है, न्यूट्रल ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां से आप जो है वो रिमूव करते हैं इथाइन, दो कार्बन और दो हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं। अब ये जो दो कार्बन दो हाइड्रोजन, इट इज न्यूट्रल, और ये आपके पास जो सिस्टम है, इट इज इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो रिमेनिंग आपके पास जो होगा वो होगा C4H4, और वो होगा ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो इट मींस अगर आपके पास कोई केटाइन रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आप उससे कोई न्यूट्रल रिमूव करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केटाइन रेडिकल ही रहेगा। अगर आप उसमें से एक रेडिकल को रिमूव करेंगे तो वो केटाइन में जो है वो कन्वर्ट होगा। केटाइन्स दे आर इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, केटाइन रेडिकल दे आर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड न्यूट्रल आपके पास जो है वो दे आर आल्सो even electron system. So these general rules, they are followed for assignment of the fragment ions. तो अगेन मैं इसे थोड़ा रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी कोई केटाइन रेडिकल फ्रैगमेंट आयन में कन्वर्ट हो और वहां से आप एक रेडिकल निकाल रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्टिंग आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसकी वैलेंसी किसी ना किसी एटम की वैलेंसी जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगी। मीन कोई उन सारे मॉलिक्यूल में कोई एक एटम ऐसा जरूर होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने पहले अगर एग्जांपल दी, ये आप जो है वो ले लें, अगर CH3CO आप जो है वो H ले लें, तो अगर यहाँ से एक आप हाइड्रोजन निकाल देंगे, देन यू हैव CH3COH, एक रेडिकल आपने
निकाल दी। तो अगर आप इस स्पीशी को देखें तो कार्बन इस वक्त जो है वो ऐसा यहाँ एलिमेंट है जिसके 3 बाड है जबकि वो 4 बाड बना रही होती है, इसलिए जो है वो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। इट मीन्स वेन एवर केटाइन रेडिकल अगर स्प्लिट और रेडिकल वहाँ से निकले तो आपके पास वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी। और किसी भी सिस्टम से वो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, केटाइन रेडिकल है, अगर उसमें कोई न्यूट्रल स्पीशी रिमूव करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, वो केटाइन रेडिकल ही रहेगा। या अगर वो केटाइन है और उससे आप न्यूट्रल निकालते हैं तो वो केटाइन ही रहेगा। इन्हीं रूल्स को आप फॉलो करते हुए फ्रेगमेंटेशन पैटर्न किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन रूल। द नाइट्रोजन रूल इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है वो असाइनमेंट कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को, मॉलिक्यूलर आयन को या फ्रैगमेंट आयन को, आपके पास कोई भी यूनिपॉजिटिवली चार्ज आयन होगा और उसमें जो है वो नाइट्रोजन अगर ऑड नंबर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, देन द मास ऑफ दैट आयन इज ऑड नंबर। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव यूनिपॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड इट कंटेन्स 2 nitrogens or no nitrogen, even nitrogen or no nitrogen, then mass of that ion, either molecular ion or fragment ion, is even। ये आपने जो है वो याद रखना है। मिसाल के तौर पे आई एक्सप्लेन हेयर all the unipositively charged ion अगर आपके पास कोई भी यूनिपॉजिटिवली चार्ज आयन है और उसके पास जो है वो इफ इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, देन इट मास इज ऑड नंबर। ऑन द अदर हैंड, इफ इट कंटेन्स even number of nitrogen or no nitrogen, then its mass is even number। मिसाल के तौर पे हम इस रूल को जो है वो कुछ स्पीशी पे जो है फॉलो अप्लाई करते हैं, देन हम देखते हैं कि ये जो है वो इसकी क्या सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे here we have CH3NH2, so this compound it contain odd number of nitrogen। when you calculate the mass of this ion, it m/z is equal to, if it is unipositively charged ion, here we have 1 carbon 12, 3 hydrogen here, 2 here, 5 and nitrogen is 14, then we have here 31। so the molecular mass of this cation radical, अगर ये जो है वो unipositively charged ion है तो ये आपके पास है odd number। so it means all those molecules or fragment ions which contain odd number of nitrogen, they have odd number of masses। इससे आप बेशक किसी भी सिस्टम पे जो है वो अप्लाई कर लें which contain नाइट्रोजन। अगर आप इसकी जो है वो m/z कैलकुलेट करें, वी हैव 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ये फिनाइल का जो है वो 77 है एंड 14 फॉर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। अगर आप इनको जो है वो ऐड करें, सो 77 प्लस 14 प्लस 2, देन इट विल बिकम 93। सो इट अपीयर्ड एट 93। तो आप इट मीन्स ऑल दोज सिस्टम विच कंटेन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल और द फ्रैगमेंट आयन, इट मस्ट बी ऑड नंबर। और अगर आप 2 नाइट्रोजन जो है वो लगाएंगे या कोई भी नाइट्रोजन ना हो, मिसाल के तौर पे कोई आप ऐसा सिस्टम ले लें, हियर वी हैव CH3OH, यहाँ नाइट्रोजन जो है वो नहीं है। अगर आप इसकी जो है वो m/z कैलकुलेट करेंगे, वी हैव 15 एंड देन 17, इट इज 32। okay, so the mass of that system is even। it means all those system which contain no nitrogen or 2 nitrogen, आप 2 नाइट्रोजन लगा के जो है वो देख लें, we have CH2 NH2 NH2, so the mass is, here we have 14, 1 carbon 2 hydrogen, so 1 nitrogen 2 hydrogen, 14 plus 2 16 and then 16, it will become 46। m/z is equal to
46। सो दिस इज एक्चुअली अगर आप जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें, दिस नाइट्रोजन रूल इज एक्चुअली यूनिवर्सल रूल जो है वो जो सारे सिस्टम पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस नाइट्रोजन रूल इज दैट कि आपके पास जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इट कंटेन, इसका जो मास नंबर है इवन मास, बट इट्स वैलेंसी इज odd valency. This is the reason for the generation of this nitrogen rule. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस जो है वो इसी की हेल्प से we can determine the presence or absence of nitrogen in a molecule or presence or absence of even or odd number of nitrogen in a system. So just one example of the interpretation of mass spectrum. यहाँ हम जो है वो अगर देखें interpretation of suppose we have methanol. अगर आप इसका जो है वो मास स्पेक्ट्रम लेते हैं और आपके पास इस तरह कुछ पीक्स जो है वो यहाँ आ रही हैं, ये वी हैव 32 पे, 31 पे, 29 पे, 15 पे, और यहाँ एक छोटी सी पीक है 33 पे. So here we have m by z and here we have, लास्ट टाइम हम इसे जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, relative abundance. यहाँ आपके पास जो ये 32 जो है, अगर हम इसका जो है वो CH3OH का मास कैलकुलेट करें, देन वी हैव CH3OH के टाइम रेडिकल, और इसकी जो m by z है मॉलिक्यूलर आयन will appear at 32 AMU. ठीक है, तो दिस पीक आपके पास इट इज molecular ion peak. दिस स्मॉल पीक जिसकी आपके पास जो इंटेंसिटी जिसकी बहुत कम है और मास उसका 1 यूनिट जो है वो ज़्यादा है, दिस इज आइसोटोपिक पीक. In my upcoming lecture, I will discuss in detail the use and application of this isotopic peak in mass spectrometry. So this is for heavier isotope of the carbon which is present in this system. So अब यहाँ आपके पास एक ऐसी पीक है जिसकी इंटेंसिटी सबसे जो है वो ज़्यादा है. This is base peak. अगर आप फ्रेगमेंटेशन को जो है वो देखें, we have carbon, hydrogen, OH and hydrogen. So this is cation radical and its m by z is equal to 32, और आपके पास जो नया फ्रेगमेंट बन रहा है उसका मास है m by z 31. इट मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुई है. आपके पास ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है. आप दोनों को जो है वो तोड़ के देखें तो वही जो फैक्टर्स जिनको हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैगमेंट आयंस एंड देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आयन, तो आप देखें कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बन रहा है. फ़र्ज़ करें इफ़ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर, अगर आप यहाँ से रिमूव करें तो आपके पास आएगा CH3O. ठीक है जी, और ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, मिथॉक्सी जिसे आप जो है वो कहते हैं. जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर हम यहाँ की बजाय यहाँ जो है वो करें, देन वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड OH. दिस कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज. आप एक हाइड्रोजन रेडिकल आपने रिमूव किया, यहाँ भी आपने एक हाइड्रोजन
रेडिकल जो है वो रिमूव किया। अब हमने देखा है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी या यहाँ से, इट विल डिपेंड्स अपॉन द दिस फैक्टर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू। अब ये जो आपके पास साइन है, दिस ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हाईली अनस्टेबल, बट दिस पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे है, दिस पॉजिटिव चार्ज इट कैन बी स्टेबलाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ये यहाँ अगर डोनेट करेगा तो आपके पास इसी का आप एक और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पे आएगा, फिर ये जो है वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वापस यू कैन ड्रा टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दिस इज द रीजन कि ये 31 जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और ये आपके पास जो है वो बेस पीक है। एंड नेक्स्ट फ्रेगमेंट इज 29। इट मीन्स अगर आप इस 31 को देखें और 29 को, यहाँ 2 का डिफरेंस है और ये इस मॉलिक्यूल में आपके पास अगर 2 का कोई कम्बिनेशन बनाए जिसका मास 2 हो तो वो आपके पास 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो एलिमेंट और है वो ऑक्सीजन और वो है 16, वो तो जाहिर हो नहीं सकता। अगर आप जो है वो 31 से 16 जो है वो माइनस करें तो आपके पास ये सिचुएशन जो है वो वैलिड नहीं होगी। सो इट मीन यू हैव अ फ्रैगमेंट CH2 एंड OH पॉजिटिव चार्ज, या ये, या आप इसको जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो फ्रॉम दिस सिस्टम वी रिमूव -2H, 2 हाइड्रोजन आपने निकालने हैं। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इस तरह हम इसे यह लिखते हैं। तो आपके पास दिस इज केटाइन इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और यहां से आपने एक न्यूट्रल स्पीशी जो है वो निकाली, तो आपके पास जो सिस्टम आएगा वो होगा CHO अगेन केटाइन। सो इट अपीयर्ड एट M/G 29. So these are known as fragment ions जब आप मास स्पेक्ट्रम जो है वो देख रहे होते हैं। एंड दिस 15, इस पूरे सिस्टम में अगर आप 15 देखेंगे देन 15 इज CH3। सो दिस 15 इज फॉर दिस केटाइन। ओके, अगर आप इसमें से कोई भी जो है वो रेडिकल OH रेडिकल अगर आप रिमूव करते हैं देन यू हैव दिस मिथाइल इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिथाइल केटाइन। So this is the interpretation of this mass spectrum of methanol. So in this lecture I have discussed the fragmentation and the factor which affect the fragmentation and rules of assignment of the fragment ions, the nitrogen rule, and at the end I have discussed the mass spectrum of this methanol. So this is the general way in which we can interpret the mass spectrum of organic compounds. In my upcoming lecture, I will discuss the instrumentation in mass spectrometry. Thank you very much.